साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले हमने लेक्चर्स में देखा था कि हमने नॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे आप लोगों ने सबने अभी तक इस टाइप के सिस्टम को सॉल्व किया होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। जनरल हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर जैसे हमारे पास कोई सिस्टम आ जाए 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आ गई, सपोज 5 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस 3x3 माइनस x4 1 आ गया, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 0 आ गया। और एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये अगर हम देखें तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं 4x4। तो अगर ये 4x4 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़ जाए बाय जो हम मेथड्स आज तक यूज़ करते आए हैं, तो अगर हम देखें तो जो हमने मेथड्स आज तक यूज़ किए हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसको जो आप अभी तक करते आए हैं कि हम क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। और इसको लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो नॉन जीरो है, तब हम क्या करेंगे, एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा ए इनवर्स बी, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर क्रैमर्स रूल से कर सकते हैं। पर अगर ये देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये 4x4 है, तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो 4x4 है। तो इसका इन्वर्स निकालना, पहले चेक करना कि ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, फिर उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत टीडियस जॉब हो जाएगी। अभी तो ये 4x4 है, अगर मैं 5x5 करूँ, 6x6 करूँ, 10x10 करूँ, तो विद पेन एंड पेपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर हम उसको कंप्यूटर से भी सॉल्व करते हैं तो कंप्यूटर भी इन्वर्स निकालना जो कंप्यूटर के लिए है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, डिटरमिनेंट निकालना। तो रियल लाइफ में जो मैट्रिक्स होते हैं उनका डिमेंशन बहुत हाई होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स है और अगर हमें कोई सिस्टम को सॉल्व करना है तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें फिर कंप्यूटेशनल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटेशनल मेथड जो होते हैं वो इन्वर्स बेस्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि फाइंडिंग द इन्वर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए क्या होता है, तो न्यूमेरिकली हम कुछ मेथड्स करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास कोई सिस्टम, मैं ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम ले लिया मैंने। तो मैंने लिखा यहाँ पर, एक मैंने सिस्टम डिफाइन कर लिया, ए एन क्रॉस एक्स जो आएगा वेक्टर आएगा वो एन क्रॉस 1 का आएगा, और ये राइट हैंड साइड जो वेक्टर है वो है एन क्रॉस 1। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं इसमें कि भाई ये जो सिस्टम है इसका नाम दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट कब है। ठीक है, कब कह सकते हैं कि ये सिस्टम है इसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं।
ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंट मतलब ऐड कर देना। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो होती है हम उसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होती है, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख देंगे और लास्ट में हम एक और कॉलम लिख देंगे जिसमें बी लगा देंगे, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। अब इसका जो डायमेंशन होगा वो n क्रॉस n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलम हमने बढ़ा दिया। तो अब हम क्या चेक करते हैं, देखते हैं कि अगर इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये सेम है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब ये सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें और ये लिख दें कि इसका रैंक जो है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, तो कंसिस्टेंट होगा। एंड इफ जो रैंक है ऑफ ए अगर n हो जाए तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और अगर लेस देन n हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हम करते हैं चेकआउट करने के लिए कि भाई सिस्टम जो है हमारा सॉल्वेबल है कि नहीं है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखना है कि हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। तो अगर आपको मैं एक सिस्टम देता हूं और ये सिस्टम ax इज इक्वल टू बी है, और मैं कहता हूं कि मैट्रिक्स ए जो है इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स ए जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो है वो इजीली सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स, तो केस हम ले सकते हैं फर्स्ट केस। सेकंड केस ले सकता हूं मैं कि इफ ए इज अपर ट्रायंगुलर, या फिर लोअर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है तब भी जो सिस्टम होगा इज इजिली सॉल्वेबल। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है एज कंपेयर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बट ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक न्यू मैट्रिक्स में। ठीक है, जो नई मैट्रिक्स आएगी तो मैं उसको ए है तो मैं सपोज उसका नाम दे देता हूँ बी देता हूँ। तो जो ये मैट्रिक्स बी होगी इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया ए को बी में, तो बी जो मैट्रिक्स होगी या तो डायगोनल हो सकती है, या फिर अपर ट्रायंगुलर हो सकती है, या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो सकती है, और उसके बाद हम सिस्टम को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा काम हमें करना है, और ये काम अगर या मतलब देखा जाए तो हमने 9th 10th 11th 12th में भी किया है। तो उसको हम एक एल्गोरिथम के हिसाब से करेंगे ताकि हम कंप्यूटर में भी उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, कि अगर हम कंप्यूटर में किसी का सोल्यूशन निकालते हैं तो कंप्यूटर कैसे उसको कंप्यूट करता है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो उसके लिए जो मेथड्स है वो हमारे पास हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेथड्स हैं उसमें आ रहा है
तो अब हमारा मेन पर्पस जो क्या है वो इसको सॉल्व करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी को। तो इसको सोल्व करने के दो वेज हैं कंप्यूटर से ना। एक तो है डायरेक्ट मेथड, और एक है इटरेटिव मेथड। तो हम दोनों यूज करेंगे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड जो जैसे नाम है इसका कि ये डायरेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो सोल्यूशन है वी ऑब्टेन solution in finite number of steps। और कोई इनिशियल गैसिंग भी नहीं लेनी है हमें, ठीक है। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। नो इनिशियल गैस इज नीडेड, नो इनिशियल गैस इज नीडेड। तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम जो मेथड्स करने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन, उसके बाद एलयू डीकम्पोजिशन, और उसके बाद एलयू डीकम्पोजिशन में हम दो वे से करेंगे, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एलयू डीकम्पोजिशन के वो करेंगे हम, ठीक है। तो इस इटरेटिव में हम मेथड्स में क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो है इनिशियल सॉल्यूशन जो हम गैस ले रहे हैं इज इंप्रूव्ड, इसको इंप्रूव करेंगे ओवर द इटरेशंस, और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास टॉलरेंस कितनी है। तो इस केस में क्या होता है, इनिशियल आपको पता ही है कि जो इनिशियल गैस जो होता है इज नीडेड। तो इसमें क्या होगा कि सोल्यूशन जो है हर एक इटरेशन पे इंप्रूव होता जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए हमें सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो ये दो टाइप के मेथड जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हमारा पहला काम है गॉस एलिमिनेशन मेथड, कि हम एक सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन कैसे करें। तो मैं यहां से तो पहला जो मेथड हम कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन। तो अब इसकी हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं कि भैया ये जो गॉस एलिमिनेशन है वो है क्या चीज, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अरे ये स्पेलिंग इसमें गॉस एलिमिनेशन। तो गॉस एलिमिनेशन में हमारा एक पर्पस होगा कि हम मैट्रिक्स को, तो हमारे पास सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, और जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है इस केस में, दैट ए को हम शिफ्ट कर देंगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन हमें सोल्यूशन मिल जाएगा,
ठीक है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब देखना यही है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो हाउ वी आर एबल टू अप्लाई दिस मेथड। तो अब हम ले लेते हैं कोई एक वो ले लेता हूं मैं। तो इसमें हमें जो मेन पर्पस है हमारा ना, तो इसमें क्या है कि एलिमेंट्री जो मैट्रिसेस हैं वो यूज हो रही हैं काफी। ठीक है, तो जो हमें इसमें यूज करना है एलिमेंट्री जो मैट्रिक्स होती हैं उसका यूज करेंगे हम टू फाइंड आउट। हम लेट्स सी कैसे करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने इसमें यूज करनी है। देखिए, अब जैसे सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है या कोई वेक्टर है। तो सपोज मेरे पास एक कोई वेक्टर है, मैंने एक वेक्टर लिया v, उसके अंदर वैल्यूज हैं 2 3 4, सपोज ये वैल्यूज है मेरे पास। और मैं इसको चाहता हूं इस वेक्टर को कि इस वेक्टर में मैं क्या हो कन्वर्ट कर दूं कि यहां पर तो 2 ही रहे, बस इसके सारे नीचे वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, ऐसा कुछ चाहता हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं L1। ठीक है, L1 जो है इसका मतलब मैं ले रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद 3 है तो 3/3 लेनी पड़ेगी। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं वो मैं ले रहा हूं 1 1 1। तो इसको हम कहूंगा मैं कि यूनिट एलिमेंट्री लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो हमने इसको नाम दे दिया। अब मुझे देखना है कि यहां पर क्या रखा जाए। ठीक है, यहां पर भी 0 आएगा क्योंकि एक वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए इसको अगर मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, पहला जो एलिमेंट है 2, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई लेना है वो है -3/2। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई लेना है -4/2। ठीक है, 4/2 मतलब -2। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इस एलिमेंट को मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा और -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा और -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आई है ना, ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर्स। तो इस मल्टीप्लायर्स की यूज से हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स जो है मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं सीधा -2 ही लिख देता हूँ, -2। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम देखते हैं कि L1 और V क्या होता है। तो L1 देखते हैं 1 0 0 -3/2 1 0 -2 0 1 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर से। ये तो अब क्या हुआ, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसको इससे, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -3/2 इंटू 2 तो -3 और +3 0 आ गया। इसको मैंने किया -4 और लास्ट में +4, ये भी 0 आ गया। तो अब देखिए ये जो वेक्टर है इसके सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को छोड़ दें हम तो सारी वैल्यूज जो इसके नीचे थी, बिलो थी, वो सारी वैल्यू 0 हो गई विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसका हम यूज करेंगे, इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन का,
और उसको हम कहते हैं कि यूनिट। यूनिट मतलब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो यूनिट है। और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो मेन डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स होंगे नॉन जीरो वो सिर्फ नीचे ही होंगे, उस पे या उससे नीचे। उसके ऊपर जो होंगे सारे वैल्यू जीरो होंगे, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं हम। ठीक है, तो हम ऐसी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम ये सब जो है गॉस एलिमिनेशन जो प्रोसेस है इसको हम करेंगे। और जो हम यहाँ पर हमने डिफाइन किए वैल्यूज, जो मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये जो वैल्यूज है ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर्स। ये मल्टीप्लायर्स आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन पर्पस होगा इसको सॉल्व करना होगा। तो लेट्स कि हम क्या करते हैं। तो अब गॉस एलिमिनेशन जो प्रोसेस है उसका मैं काम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब सपोज हमारे पास जो है, मैं क्या करता हूँ कि एक 4x4 मैट्रिक्स ले लेता हूँ या 3x3 ले लेता हूँ, और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कैसे क्या बनेगा इसका। पर हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें 4x4 एलिमेंट्स ले लें। तो गॉस एलिमिनेशन, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, सिस्टम जो हमारे पास है वो क्या है। 4x4 लेना है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ले लिया। सो लेट अस टेक, तो ऐसे देखिए, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस a14x4 इज इक्वल टू b1। ये तो पहली इक्वेशन आ गई उसकी। ठीक है, ऐसी a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 प्लस a24x4 इज इक्वल टू b2। ऐसी a31x1 प्लस a32x2 34 b3, और a41x1 a42x2 a43x3 प्लस a44x4 इज इक्वल टू b4। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है इसको, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी मेरे पास A, जिसके एलिमेंट्स हैं a11 a12 21 a21 a31 a41 ये आ गए। ठीक है, ऐसी a12 a13 a14 a22 a23 a24 a32 a33 a34 a42 a43 a44। ये तो मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड वेक्टर है वो b, उसको हमने लिख दिया b1 b2 b3 b4, ये आ गया। ओके, और जो x है हमारा जो है वेक्टर वो है x1 x2 x3 x4। तो ये हमें जो है ये सोल्यूशन निकालना है और इस सिस्टम के लिए। तो हम इस सिस्टम को a x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स जो a है a मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है अब अपर
ट्रायंगुलर ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो अगर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्टेप के थ्रू जाना है, और ये जो राइट हैंड साइड वेक्टर है ये भी इसके साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो आप देखिए क्या करना है। पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या करना है कि हमें ये जो हमारा एलिमेंट है नॉन जीरो, ये जो इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं इनको सबको जीरो बनाना है। ठीक है, पहले स्टेप में यही काम करना है कि फर्स्ट कॉलम में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है, उसके नीचे जो सारी एंट्रीज हैं उनको हमें जीरो बनाना है। तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक L1 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता हूं जो हमने ऊपर किया था, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे 1 1 होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर है तो इसीलिए तो ये 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ पहले कॉलम पे ध्यान देना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए A21 को अगर मुझे जीरो बनाना है तो मैं फर्स्ट वाले का क्या करूंगा, ठीक है, जो जिस चीज का जिस एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं A11, क्योंकि हमें A11 का यूज करके इसको जीरो बनाना है, तो A11 जो है ना उसको हम नाम दे देते हैं पीविट, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ये। और जो ये पीविट जिस रो में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं पीविट रो। अब फर्स्ट वाली रो जो है उसका यूज करके हमें ये इन एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेकंड वाले को A21 को जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं फर्स्ट रो में डिवाइड कर दूंगा A11 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा A21 से और माइनस साइन लगा दूंगा, और इसमें सेकंड वाले में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाला जीरो बन जाएगा, फोर्थ में करेंगे फोर्थ जीरो बन जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो मैं इसको एक नाम देता हूँ मल्टीप्लायर M21। तो मैं यहाँ M21 लिख देता हूँ, जैसे हमने ऊपर किया था ना डिफाइन, तो M21 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे मेरे पास M31 आ जाएगा, वो आएगा माइनस A31 A11। तो ये आ गया M31। M41 में डिफाइन कर देता हूँ माइनस A41 डिवाइडेड बाय A11, तो ये आ गया M41। तो ये जो मल्टीप्लायर्स थे इसको हमने यहाँ पर रख दिया L1। तो अब हम क्या करेंगे, L1 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट साइड से, ठीक है, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। और B को भी मैं L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये सिस्टम है 1, इसको मैं लोअर ट्रायंगुलर जो L1 है उससे लेफ्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस मैट्रिक्स पे पड़ेगा, और एक राइट साइड जो वेक्टर है उस पे पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये इसको लगाया, तो हमें हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो मैं इसको लगाने के बाद तो मैं लिखता हूं L1A, यहां से मुझे एक नई मैट्रिक्स मिलती है, उसको मैं नाम देता हूं 1। 1 मतलब स्टेप 1 के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिली वो ये मिल गई। तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी होगी, वो मैट्रिक्स होगी इस टाइप से A11 A12 A13 और A14, ये तो सेम ही रहेगा उसमें। यहां पर जीरो हो गया, यहां पर भी जीरो हो गया, यहां पर भी जीरो हो गया। अब मेन चीज है ये भी तो चेंज होंगे। तो ये आ गया A22, तो मैं इसको ऐसे सुपरस्क्रिप्ट लगा देता हूँ एक A23 A24, ऐसे मैंने नाम, क्योंकि न्यू एलिमेंट्स मिल गया हमें। A32 A33 A34 A42 A43 A44
4 4 ये आ गया हमारे पास। तो हमारे जो मैट्रिक्स आ गई इसका मैंने नया नाम दे दिया A1। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में जो नहीं आ गई, अब उसको ये वाला और ये वाला पहले छोड़ दो बस। जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम इसको भूल जाए। तो अब हमें 3 बाय 3 मैट्रिक्स मिल गई। तो इसी प्रोसेस को मुझे अब इस पे रिपीट करना है, ये वाली मैट्रिक्स पे। ये तो अब क्या करना है हमें, ये जो है एलिमेंट्स इसको 0 बनाना है, इसको छोड़ देना सेम और इनको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या है, अब हमें एक नई मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसको मैं नाम दूंगा L2। ओके, तो अगर मैं उसका नाम देता हूं L2, तो L2 का मतलब क्या है, हम देखो मैट्रिक्स तो 4x4 ही होगी, राइट। तो अगर हमें उसको मुझे डिफाइन करना है, ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 1 1 1, ये तो सारा 1 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। बस यहाँ पर अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लायर्स मिलेंगे। हमें मल्टीप्लायर्स कैसे होंगे, M32 M42। क्यों, क्योंकि अब हमें यहीं पर सिर्फ 0 करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर 0 चाहिए, इस प्लेस पे इस प्लेस पे। तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लाई आ जाएगा 32 का और एक मल्टीप्लाई आ जाएगा 42 का। अब हमें डिफाइन करना है कि ये मल्टीप्लायर्स होंगे कैसे। M32 क्या होगा, तो M32 क्या होगा, इस एलिमेंट से हमने डिवाइड करना है, तो नीचे आ जाएगा A122 और ऊपर इससे A132 से मल्टीप्लाई कर देना और आगे माइनस साइन लगा देना। ऐसे ही हमारे पास M42 आ गया, तो M42 क्या होगा, -A142 डिवाइडेड बाय A122। तो ये हमारे पास मल्टीप्लायर्स आ गया। तो यहां से हमारे पास एक L2 जो है, न्यू मैट्रिक्स जो है हमारी यूनिट एलिमेंट्री लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो मिल गई हमें। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें जो ये मैट्रिक्स मिल गई थी उस पे हमें L2 से प्री मल्टीप्लाई कर देना है A1 को, और ऐसी L2 से मुझे प्री मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आ गया था ना, ये जो है इसको भी हमने नाम दे दिया B1। ठीक है, तो इसको हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया B से। और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने नाम दे दिया, अब नया नाम दे दिया, ये मैट्रिक्स का नाम आ गया A2 अब, और इसका नाम आ गया B2। तो अब हम इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी ना A2, वो कैसी होगी अब देखने में, ये देखने में मैट्रिक्स बन जाएगी अब हमारे पास A11 A12 A13 A14 0 0 0। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास A22 A23, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, A24 कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर नया एलिमेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे A33, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, A34, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया A243 और A244। ये नई मैट्रिक्स आ गई। और हमारा जो B2 है वो क्या बन गया, वो बन गया हमारे पास जो B1 था, B2 B3 B4। क्यों,
क्योंकि जो बी है उसके 4 एलिमेंट्स हमने लिए ना, तो B1 B2 B3 B4, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए A2 आ गया इस टाइप से। अब हमें इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करूं इसको, तो अब इस ये एलिमेंट तो ठीक है, इसके नीचे वाला भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पर्पस है वो है इसको जीरो बनाना। तो अब हमारा काम है इसको जीरो बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब को भूल जाएंगे, ये सब भूल गए हम, ठीक है, बस इस पे ध्यान देना है 2x2 मैट्रिक्स पे। तो अब जो नेक्स्ट का आ गया हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास L3 एक नई मैट्रिक्स डिफाइन कर दूंगा मैं, जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 1 ही है, लोअर ट्रायंगुलर है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, बस ये मल्टीप्लायर चाहिए, तो उसका नाम लिख दूंगा मैं M43, ये मल्टीप्लाई आएगा। और M मल्टीप्लाई जो M43 है वो क्या होगा, माइनस लगा के डिवाइड कर देना है A3 से, और ऊपर आ जाना A43। तो ये हमारे पास एक नया मल्टीप्लायर आ गया। तो इस मल्टीप्लायर को हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या करना है हमें, L3 जो A2 था उससे मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई, वहां से हमारे पास A3 मिल जाएगी। ऐसी मुझे L3 B2 पे अप्लाई करना है, तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा उसको मैं नाम दे दूंगा B3। तो अब देखो, अब नया जो हमारे पास एलिमेंट्स आ गया वो क्या होगा, अब जो नई मैट्रिक्स आ गई, तो नई मैट्रिक्स जो होगी हमारी इस केस में A3 जो होगी वो बन जाएगी अब A11 A12 A13 A14 0 0 0 A22 A23 A24। अब यहां पर हमारे पास 0 0। अब यहां पर है हमारे पास A33 जो सेकंड स्टेप में था, ये 0 हो गया, A34, और यहां पर आ गया A44 जो हमारे पास न्यू आएगा थर्ड स्टेप में। और जो B3 है वो बन गया हमारे पास B1 B2 B3 और B4 जो आफ्टर थर्ड स्टेप आ गया। तो आप देखिए जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये अब हमारे पास देखा जाए तो क्या है, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। अब तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे अब, तो अब देखिए सोल्व इजीली हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, A3x इज इक्वल टू B3, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो अगर मैं इसको करूंगा तो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आएगी A3344, ये जो था एलिमेंट, इसको मैं x4 से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट साइड में आ जाएगा B4 जो ये एलिमेंट है। यहां से हमारे पास x4 जो है वो मिल गया हमें ये, तो x4 मिल गया इजीली। अब x4 को मैं इसमें यूज करूंगा, वहां से हमारे पास देखो x44 से हमें क्या मिल गया। अब जो इससे ऊपर जाएंगे इस वाले रो में देखेंगे तो ये आ जाएगा A233x3 प्लस A234x4 इज इक्वल टू ये। अब x4 तो हमें मिल चुका है, तो यहां से हमारे पास x3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही हमारे पास x2 आ जाएगा, फिर x1 आ जाएगा।
तो हमने क्या किया, पहले x4 निकाला, फिर x3 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 1 निकाला। तो इस प्रोसेस को हमने नीचे से गए, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि हम पहले x4 को निकाल रहे हैं, फिर उसका यूज करके हम x3 निकाल रहे हैं, फिर उनका यूज करके x2 निकाल लेंगे, फिर x1 निकालेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये अब हम किसी भी n डिमेंशनल मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास 4x4 ही मैट्रिक्स हो, अब हमारे पास 10x10, 20x20 कुछ भी हो सकती है, और वेरी इजीली हम इसको इसी एल्गोरिथम के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमने क्या किया है, यहां पर देखिए कि हमने मैट्रिक्स ली ए, उस पे हमने L1 लगाया, फिर L2 लगाया, फिर L3 लगाया इस केस में, और जो यहाँ है और यहाँ से हमारे पास U मिल गई हमें, और जो U थी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है ना। और जो ये L1, L2, L3 है, ये तीनों मैट्रिक्स जो है वो लोअर ट्रायंगुलर है और विद यूनिट एलिमेंट एट द डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो L1, L2, L3 जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इनका हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स होती हैं, अगर हमें उनका डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पर इसका L3 जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो नॉन सिंगुलर है सारी ये। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट करे ना दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, उनका प्रोडक्ट भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो अगर मैं L1, L2 ऐसे करूँ ना दोनों का प्रोडक्ट, वो भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, उनका डायगोनल भी 1 1 होगा। तो इस केस में सारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं वो नॉन सिंगुलर हैं, और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी ना हमें, ये भी हमें यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी, जिसका डायमेंशन जो होगा 4x4 होगा। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और जो सिस्टम है उसका हमें सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस मेथड्स को हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड्स। और इस टाइप का मेथड जो है वो काफ़ी यूज़ आपने पहले भी किया है, और इसको हम कंप्यूटर की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका हम पाइथन कोड भी बनाएंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स बन गई और उसको हमने सॉल्व कर लिया। एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एक सिस्टम ले लिया, ये ले लिया x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4, ये ले लिया, 10 ले लिया मैंने। उसके बाद ले लिया मैंने 5x1 प्लस 6x2 प्लस 7x3 प्लस 8x4, और राइट साइड में मैंने ले लिया 26 ले लेता हूँ सपोज। उसके बाद मैंने ले लिया x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4, 8 ले लिया मैंने। और लास्ट में ले लिया मैंने 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 5, ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमने एक सिस्टम डिफाइन कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, एक वो सॉल्व करना है यूजिंग
गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने क्या किया, इसको जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। स्टेप 1 लगाते हैं पहले। स्टेप 1 में क्या काम है हमारा, तो चलो इसको तो पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो है हमारी ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 3 2 1 1 1 और राइट साइड जो वेक्टर है वो आ गया 10 26 8 और 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप है L1 डिफाइन करनी है। तो L1 हम देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, 1 1 1 1। अब हमें क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लायर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी 1 है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, और -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई आया है यहाँ पर -5 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स मिल गई हमें L1, वो हमें ये मिल गई। इसका मतलब जो हमारा मल्टीप्लायर था M21 था वो है -5, M31 है वो -1 है, M41 है वो -2 है। तो ये मल्टीप्लायर आ गया। तो अब इस मल्टीप्लायर का यूज करेंगे हम। तो हमने क्या किया, L1A, तो L1 जो आ गया ये आ गया हमारे पास, और जो A है हमारे पास वो ये है। ठीक है, तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार इसको लिखना ये, और यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 3 2 1 1 1। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। देखिए पहला तो आ गया, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यूज हैं वो सारी 0 आ गई और सेम। तो और ये फर्स्ट रो सेम आएगी, A 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से करता हूं तो देखिए आएगा 1 -5 +5, 0 हो गया। इसको मैंने इससे किया -1 +1 -2 +2, तो ऐसे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी ये 0 हो गई। अब देखते हैं ये क्या आएगा, 2 2। तो सेकंड वाली को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, तो -2 -10 +6, तो ये आ गया -4। ये कितना आएगा, -15 और +7 -8, और दिस वन विल बी -20 और 8 -12। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे ही हम सोल्व करते रहेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस केस में -1 0 -1 -3 -5 -7, ये हमारे पास आ गया, और इसको मैंने नाम दिया था A1 का। अब हमें ये भी देखना है साथ के साथ कि L1B क्या होगा। तो L1B जो है वो हम इसको अब लिख लेंगे ऐसे, -5 1 0 0 -1 -2 0 1 0 0 0 1, और B आ गया ये 10 26 8 5, ये आ गया। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो पहला तो सेम ही रहेगा 10। अब इसको यहाँ करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, -50 +26 -24 आ गया। फिर हमने इससे किया -10 +8 -2,
और लास्ट वाली से -20 +5 -15, तो ये आ गया हमारे पास और इसका नाम दे दिया मैंने B1। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्टेप 2 क्या होगा इस केस में। तो L2 जो होगा हमारा, अब हमें क्या करना है, हमारी जो ये मैट्रिक्स आई है उसमें अगर हम देखें तो इनको 0 करना है। ठीक है, तो जो L2 है हमारा, अब वो क्या होगा, 1 1 1 1, ये सब 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बस यहाँ पर आएगा। अब देखिए, इसको अगर मुझे 0 करना है तो पहली इस रो को जो है मैं -4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी एलिमेंट आएगा, और उसका नेगेटिव ले लूंगा। तो अगर मुझे उसका नेगेटिव लेना है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा -3/4, ये आ गया हमारे पास L2। तो जैसे ही मैंने L2 लिखा, ये अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, L2A1। ठीक है, तो L2A1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर L2 है और A1 ये है, तो हमने प्री मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अगर मैं ये करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा, जो वैल्यूज आएगी A2 की वो ये आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 4, 0 -4 -8 -12, 0 0 0 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये बन जाएगी 2 2 1 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये L2A1 ये हमारे पास आ गया A2। ऐसे हमारे पास B2 आ जाएगा। अगर B2 देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, इस B1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखते हैं 10 तो सेम रहेगा, -24 भी सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पर आएगा ये -1/4 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो 6 आ गया, और -2 4 आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये इससे 18 आ गया, -15 3 आ गया, तो ये हमारे पास B3 आ गया। तो हमने यहाँ से B3 निकाल लिया। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आप देखें, हमें यहाँ पर जो है ये 0 बनाना है इस केस में। तो L3 जो है वो सिंपल हो जाएगा इस केस में, 1 1 1 1 सब जगह, और सब जगह 0 आ जाएगा। बस यहाँ पर मल्टीप्लायर चाहिए हमें, तो इसको क्या कर रहे हैं, अब 2 से डिवाइड कर दें और -1 से, तो -12। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, -12 आ गया L3, और इसको मैं A2 से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास जो फाइनल में वो आ गया 1 2 3 4 0 -4 -8 -12 0 0 2 2 0 0 0 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो B3 बच गया हमारे पास, जो राइट हैंड साइड है, वो क्या आएगा, 10 -24 4। अब इसको मैं L3 से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये -12 से मल्टीप्लाई का 4, तो आएगा -2 +3 -1 1, ये आ गया।
ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, -2 + 3 = 1, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब हमारी जो मैट्रिक्स है वो, ये जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, तो ये इसका नाम दे देता हूँ मैं u। तो अब ये आ गया, सपोज हमारे पास u आ गई, तो ये आएगा 1 2 3 4 0 -4 -8 -12 0 0 2 2 0 0 0 1 x1 x2 x3 x4। और राइट हैंड साइड में नया जो वेक्टर b3 आ गया वो है 10 -24 4 1, ये आ गया। तो यहाँ से अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, लास्ट वाली से क्या आया, x4 जो आ गया 1 आ गया। सेकंड लास्ट से क्या आया, सेकंड लास्ट से आया हमारे पास 2x3 + 2x4 = 4। अब x4 जो है वो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास x3 जो आ गया वो भी 1 आ गया। ऐसे हमने ऊपर वाले में किया, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर 4 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x1 + 2x2 + 3x3 = 6, ये आ गया। ये 1 पुट किया, ये 1 पुट किया, यहाँ से सॉरी x2 x3 x4, यहाँ से x2 भी 1 आ गया। लास्ट में हमने कैलकुलेट किया तो x1 भी 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे जो सोल्यूशन आ गए 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये जो मेथड था, इस गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमने बैक सब्स्टिट्यूशन लगा के, क्योंकि इसमें हमने बैक सब्स्टिट्यूशन किया है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए। तो अब इसमें क्या हुआ है, जो हमारी मैट्रिसेस हैं वो L1 थी, L2 थी, L3 थी, उसको हमने A पे अप्लाई किया और हमारे पास U मिल गया। ये काम किया हमने। और सारी मैट्रिसेस जो हैं हम देख लेंगे कि उनके जो डिटर्मिनेंट हैं वो 1 आ रहे हैं, और सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और हमारा जो प्री मल्टीप्लिकेशन है उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो, मतलब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रही है वो U आ रही है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया और वहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल गया। तो इस टाइप की जो चीज़ है वो, तो अब आप देखिए कि इसको हमने स्टेप लगाए, 4x4 मैट्रिक्स है तो उसको हमने स्टेप लगाए 3। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स आ जाए, अब कंप्यूटर में हमें इसका कोड लिखना है सपोज, और हमारी मैट्रिक्स है n × n। ठीक है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिलेगा स्टेप 1 मिलेगा। स्टेप 1 में हम करेंगे L1 A, और वहाँ से हमारे पास A11 मिलेगा, और L1 B, वहाँ से हमारे पास B1 मिलेगा। ओके, स्टेप 2, फिर हम करेंगे L2, इस पे लगाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास A2 मिलेगी, और L2 B1 पे लगाएंगे तो वहाँ से हमारे पास B2 मिलेगा। ऐसे हम स्टेप जो हैं अगर आप देखो तो इसमें n-1 स्टेप तक जाएगा, क्योंकि 4x4 थी तो 3 स्टेप तक जा रहा था। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो L आएगा इसमें n-1 A n-2 इस पे लगाएंगे, और ये A जो है वो n-1 आ जाएगी, और यहाँ पर हम लगाएंगे L n-1 B n-2, और वहाँ से हमारे पास B n-1 आएगा। तो इतने स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे कंप्यूटर में, और फिर हमें एक अपर ट्रायंगुलर मिल जाएगी U x = B, जो हमारा नया है, जो न्यू है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे, और हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन से
हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस केस में जो स्टेप्स हैं कंप्यूटर में, अगर हमें कोडिंग करनी है तो इसके हिसाब से ही कोडिंग करनी है, सच दैट कि हम उसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पाएँ। और जो ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है ना, एल्गोरिथम चाहिए होती है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमें एल्गोरिथम को चेंज नहीं करना है, इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करती रहना है। तो कैलकुलेशन करते रहेंगे हम, और तो हम इसका कंप्यूटर कोड भी लिखेंगे, पर आज तो हमने इसको किया तो यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आज हमने जो बेसिक्स था गॉस एलिमिनेशन मेथड ना, उसको आज हमने किया, और हमने देखा कि कैसे जो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं वो कैसे यूज़ हो रही हैं उस सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट करने पे, और फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन से वेरी इजीली वी आर एबल टू सॉल्व। तो ये जो काम किया हमने, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे और इनके पाइथन कोड भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। धन्यवाद।